Hello friend, how are you all? Myself Nazia, welcome my channel. I will try to complete all NCERT. यहाँ मैं क्लास 11 की NCERT पॉलिटी की बुक आज मैं शुरू कर रही हूँ. चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ. ये चैप्टर बेसिकली वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है. इस चैप्टर में हम various aspects of the working of our constitutions, various institution of the government in our country के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्शन, गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. पर हमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज समझनी होगी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एलोकेशन ऑफ पावर सोसाइटी में किस हिसाब से होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कब बना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. इमेजिन आप एक बहुत बड़े ग्रुप के मेंबर हो और वो ग्रुप काफी डाइवर्स है, जिसमें डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट एबिलिटीज और डिफरेंट हॉबीज रखने वाले लोग हैं, जिसमें कुछ रिच पुअर है, कोई ओल्ड है, कोई यंग है. इतना सारा डाइवर्स ग्रुप है. ठीक है, आप ये भी इमेजिन कीजिए कि ये लोग लड़ रहे हैं आपस में. देखिए, जब एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा ना, जिसमें अलग अलग लोग होंगे, तो सबका ओपिनियन भी ना अलग अलग हो सकता है. तो इनके दरमियान ये छोटे मोटे इशू होना नॉर्मल सी बात है. लेकिन कभी कभी ये छोटे मोटे जो इश्यू होते हैं वो बहुत बड़े बन जाते हैं. लेकिन क्या आपको सही लगता है कि इन लोगों को ऐसे झगड़ना चाहिए? नहीं झगड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक बहुत बड़ा सा ग्रुप होता है तो वो ग्रुप के मेंबर आपस में एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं. सो इन सबको साथ रहना चाहिए, कोऑपरेशन करके इन सब के दरमियान कोऑपरेशन होना चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्यों? क्योंकि जो रिच होते हैं वो पुअर लोगों को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. जो यंग पीपल होते हैं वो ओल्ड पीपल को डिसरेस्पेक्टफुल करना शुरू कर देते हैं, और जो हाई प्रोफेशनल वाले लोग होते हैं वो लो प्रोफेशनल वाले लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं. पर फ्रेंड, ऐसा होना नहीं चाहिए. इन लोगों को आपस में एक साथ मिल करके कोऑपरेट करके रहना चाहिए. सो इन्हें शांति से, कोऑपरेशन से रहने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक मेथड है कि कुछ बेसिक रूल बना दो जो सबको फॉलो करने होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस, प्रोफेशनल, रिलीजियस, सोशल स्टेटस. और ऐसा भी नहीं कि ये जो बेसिक रूल है उसके बारे में सबको नॉलेज भी होनी चाहिए और वो इनफोर्सेबल भी होनी चाहिए. अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ एक्शंस लेना होगा. सो लोगों को बेसिक रूल्स पर ट्रस्ट आएगा. सो इससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन कंक्लूड कर सकते हैं. The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst member of a society. तो constitution का सबसे पहला function ये है कि वो provide करे some basic rule जो लोगों के दरमियान या group of members के दरमियान society में coordinations का work करता हो. Next है specification of decision making powers. आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट सोसाइटी में एक बेसिक रूल्स और लॉ होना चाहिए जो सबको फॉलो करना होगा. लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो लॉज क्या क्या होगा और वो कौन डिसाइड करेगा. ग्रुप में तो देखिए बहुत सारे मेंबर हैं और वो अलग अलग मेंबर जो हैं उनका अलग अलग ओपिनियन होगा. कोई बोलेगा हमें ये लॉ चाहिए, कोई बोलेगा नहीं हमें वैसा लॉ चाहिए. सो इन सबके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा. सो हाउ वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि लॉ कौन बनाएगा वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा. हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि लॉ कौन बनाएगा.
So constitution has to provide an answer to this question. It specify the basic allocation of power in society. So हमें constitution provide करता है इसका जवाब, और ये कुछ allocations of power society को देता है. लेकिन this questions who get decide can be answered in many ways. लेकिन ये इस तरीके का आंसर्स कि कौन इसका आंसर देगा, तो इसका अलग अलग वे है. मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्च डिसाइड करेंगी. लाइक यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, रसिया, वहाँ पे वन सिंगल पार्टी था, तो पावर वन सिंगल पार्टी वॉज गिवन द पावर टू डिसाइड. बट लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये आंसर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि है जो पीपल डिसाइड करेंगे, ये इजली नहीं है. ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है. हाउ शुड पीपल कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हाउ शुड पीपल डिसाइड, लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं. इंडिया में तो ये होता है कि पीपल जो होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं, और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो मतलब लॉ या पॉलिसीज बनाते हैं. लेकिन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कौन लॉ और पॉलिसी बनाएगा. पार्लियामेंट को ये राइट्स दिए गए कि वो लॉ और पॉलिसीज बनाएंगे. सो आंसर है पार्लियामेंट हैज द ऑथोरिटी टू एनैक्ट लॉ. पार्लियामेंट के पास ये ऑथोरिटी है कि वो लॉ बनाए. सो पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस, दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो इस तरीके से हम अपने सेकेंड फंक्शन पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. द सेकेंड फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिफाइड हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी. इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन. सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फंक्शन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है डिसीजन लेने का सोसाइटी में, कि किस तरीके से गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, करेगी. Limitations on the power of the government. देखिए, पार्लियामेंट के पास लॉ एंड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने का पावर है, और ये इनफोर्सेबल है. अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा, आप जेल भी जा सकते हो. लेकिन इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट किसी भी तरीके का लॉ पास कर देगा, तो क्या, तो इसके लिए कुछ लिमिटेशंस गवर्नमेंट के पावर्स में लगाई गई है कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ही कोई भी रूल को नहीं, लॉ को नहीं पास कर सकती है. जैसे अगर मान लो पार्लियामेंट अगर ये कह दे कि कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन को मानना होगा, या कोई कपड़े नहीं पहन सकते, या आपको इस कलर के ही कपड़े पहनने होंगे, तो हमें मानना ही होगा ना, अगर वो इस तरीके के लॉ पास कर दे. सो इसके लिए कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं गवर्नमेंट्स के पावर में. सो इस तरीके से हमें अपना थर्ड फंक्शन मिल जाता है. सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑफ इट्स सिटीजन्स. दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट द गवर्नमेंट में नेवर ट्रस्ट पास देम. सो जो थर्ड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये गवर्नमेंट के पावर्स में कुछ लिमिटेशन दे, ताकि वो किसी भी तरीके का हमारे फंडामेंटल राइट्स को पे लेकर के वो कुछ भी लॉ पास नहीं कर सकती हैं. उनके पावर में कुछ लिमिटेशंस हैं. Most common way of limiting the power government is to specify certain fundamental right in all of us possess as citizens. जो सबसे मोस्ट कॉमन वे है पावर को लिमिटेड करने का गवर्नमेंट का, कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को पॉजेस मतलब नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते हैं. कोई भी गवर्नमेंट नहीं हमारे इस फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे. द एग्जैक्ट कॉन्टेक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस राइट वेरियस. ये जो कंटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंटरप्रिटेशन का, वो अलग अलग वेरी कर सकता है, लेकिन मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इसे वेल प्रोटेक्ट किया गया है एक बेसिक क्लस्टर और राइट के तौर पर. सिटीजन्स को प्रोटेक्टेड किया जाएगा, जैसे कि कोई भी सिटीजन्स को बिना अपनी मर्जी से अरेस्टेड नहीं किया जा सकता है. सो गवर्नमेंट के पावर में कुछ लिमिटेशन दी गई है. सिटीजन्स के पास कुछ राइट्स होते हैं उनके अपनी लिबर्टीज पर. सम बेसिक राइट्स हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट अ ट्रेड और बिजनेस एक्सेट्रा. इस तरीके से राइट्स दी गई हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो वायलेट नहीं कर सकती. लेकिन ये राइट्स जो होती है कुछ नेचुरल इमरजेंसी के दरमियान गवर्नमेंट ये वायलेट कर सकती है. सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के दरमियान ये राइट्स हमारा छीना जा सकता है.
उसके अलावा है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल 18 एंड 19th सेंचुरी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे उसके दो फैक्टर देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग पावर को प्रॉपरली एलोकेट करके बताया गया है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट के पावर के लिमिटेशन को भी बताया गया है, प्रॉपरली तौर पर बताया गया है। गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती है, तो ये सब आपको ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। बट इसके अलावा 20th सेंचुरी का कॉन्स्टिट्यूशन आप चेक करोगे, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट, तो कुछ गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव वर्क के लिए भी इन्फॉर्सिबल किया गया है कि गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कुछ प्रोविजन ऐड किया गया है। फॉर एग्जांपल 1947 में जब हमारे देश आजाद हुआ था, तब हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम था, जिसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट भी चाह रही थी और लोग भी चाह रहे थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पावर चाहिए होती है, तो जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को पावर दिया है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका का, जो साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिमूव किया था। ये सारी चीजें जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में बहुत अच्छे तरीके से दी गई है कि हर इंडिविजुअल को अपना कुछ इंडिविजुअल राइट है, जैसे कि लीड ऑफ लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल सेल्फ रेस्पेक्ट, मिनिमम मटेरियल वेलबींग, एजुकेशन एक्सेट्रा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट को कुछ ऐसे करने के भी प्रोविजन देते हैं कि वो अपने लोगों के लिए, एस्पिरेशंस के लिए कुछ अच्छा करे। ये लीगली इन्फोर्सेबल भी कराया गया है कि गवर्नमेंट कुछ अच्छा स्टेप उठाए, कुछ अच्छा वर्क करे। इस तरीके का जो प्रोविजन है उसको सपोर्ट भी किया गया है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस तरीके के प्रोविजन जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स में ही पाए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ऑल्सो इंजॉइन गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। सो हमें इस तरीके से अपना फोर्थ फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का मिल जाता है। फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। सो गवर्नमेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउंस मतलब पावर देता है कि कुछ एस्पिरेशन के लिए वो अब भलाई के लिए कुछ हमारा करे। सो यहाँ पे इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, और ये कुछ दो तरीके का है यहाँ पे एग्जाम्पल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका असाइन मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। जो अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, उसे बहुत सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी पड़ी थी कि इफ वांट द गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू प्रमोट गवर्नमेंट जो होती है कंजर्वेशन ऑफ नेचर को लेकर के कुछ मेजर प्रमोशन कर सकती है। उसके अलावा मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट पर्सन्स और ग्रुप सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, provide that the government must progressively ensure educate housing to all, health and care etc. ये सारी चीजें साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को पावर दी गई हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया का भी केस है जहां पर गवर्नमेंट को नेशनल एजुकेशन सिस्टम पर भी वर्क करने के लिए पावर दिया गया है। इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं ये भी इंश्योर करते हैं कि पुअर एंड डिस्ट्यूट चिल्ड्रन भी होते हैं, उन्हें भी गवर्नमेंट ही देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।